गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल फर्स्ट से लेकर लास्ट क्लास तक। इसमें पूरा कंप्लीट फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल के साथ साथ में थ्योरी पोर्शन भी पूरी तरीके से कवर करेंगे, जो आप लोगों के 12th एग्जाम के साथ साथ IIT JEE EEE की एग्जाम्स में, ठीक है, नीट की एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 3। पहले के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। सारे लेक्चर, सारे टॉपिक वाइज टॉपिक, सारे लेक्चर्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के क्लास का शुरुआत आप लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से मतलब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक स्फेरिकल शेल की वजह से। अच्छा, अब स्फेरिकल शेल भी ये किस टाइप का शेल है स्टूडेंट? तो ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है। इसका मतलब कि ये एक मेटल का बना हुआ शेल है, ठीक है। अब देखते जाइएगा इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, क्या है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है हमारे पास में कि हमारे पास में यहां पर क्या है, एक शेल है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल का मीनिंग यहां पर क्या है? तो स्टूडेंट ध्यान से देखते जाइएगा कि हमारे पास में यहां पर एक शेल है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरीके से शेल है। इस शेल की रेडियस यहां से यहां तक की, इसके अंदर की ये जो रेडियस है हमारे पास में स्टूडेंट, दिस रेडियस इज आर इसकी रेडियस है। क्लियर? अच्छा, अब इसके ऊपर चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर जैसे ही अपन किसी स्फेरिकल चीज को या एक कंडक्टिंग शेल को अपन जैसे चार्ज देंगे, तो देखिए जैसे ही अगर अपन ने इसको चार्ज दिया तो हम जानते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे और पुश करके ये सारा का सारा चार्ज कहां हो जाएगा, कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? बिल्कुल सही स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा चार्ज आ जाएगा इसकी बाउंड्री पर। फिर इसी तरीके से और अगर मैं चार्ज देते जाता हूं तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन होल चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर, याद रखिएगा, इनसाइड नहीं, सरफेस के ऊपर ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर इसका मतलब क्या है कि मैं इसके किसी भी एक पार्ट को देखूंगा तो वहां पर जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी, दूसरे उतने ही पार्ट पे चार्ज की वैल्यू फिर से सेम मिलेगी। हर बार चार्ज की वैल्यू यहां पर हमें इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसकी सरफेस के ऊपर। और वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसे एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है वो इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्टूडेंट, यहां पर सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में अब लिख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी कि क्या है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में लिख लिया हमने कि क्या है। देखिए, लेट अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ये एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, हैविंग रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है? r, एंड द सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी होगी? यूनिफॉर्म, सब जगह एक जैसी होगी। तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑन इट। अब स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
अच्छा, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कितनी पोजीशंस होंगी? सबसे फर्स्ट पोजीशन को ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या होगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करूं। अच्छा, ये वाला पॉइंट बेसिकली कौन सा होगा स्टूडेंट? तो दिस इज आउटसाइड, बिल्कुल। यानी सबसे पहले ये जो यूनिफॉर्म चार्ज्ड है, अब यूनिफॉर्म चार्ज्ड है तो इसके ऊपर एक जैसा चार्ज होगा और वो चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसके ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। अब सारी चीजों को सबसे पहले हम इसकी इस शेल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कहां पर? आउटसाइड द शेल, ठीक है। पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड द शेल। दूसरा होगा हमारे पास में कि हमने इस पॉइंट को इस सरफेस के जस्ट ऊपर प्लेस कर दिया। कहां कर दिया? जस्ट इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इसे हम कहेंगे ऑन दी सरफेस। कौन सा? ऑन दी सरफेस, यानी पॉइंट ऑन दी सरफेस। यानी इस स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस सरफेस पे कितना होगा, और लास्टली हमारा पॉइंट कहां होगा? इनसाइड दी सरफेस। तो हमें इसके लिए तीन अलग अलग पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट, एक स्फेरिकल शेल्स के बाहर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक सरफेस के ऊपर कितनी होगी और एक सरफेस के अंदर कितनी होगी। तो चलिए इन्हें टॉपिक वाइज टॉपिक्स, लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कौन सा? आउटसाइड वाला, कि आउटसाइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसलिए बाकी के इस हिस्से को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। कि हमारे पास में एक पॉइंट P है जो कहां पर है? बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स कहां पर है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ। तो यहां पर अपन कंसीडर कर लेते हैं ये इस पॉइंट पर, ठीक है। एक पॉइंट P प्लेस्ड है और ये P पॉइंट कहां पर है? आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। तो चलिए इसके लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक होगा पॉइंट आउटसाइड दी शेल। शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? चलिए, तो अब यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन तो हमको बनाना पड़ेगी। सर ये पॉइंट आखिर है कितनी दूर, ठीक है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसके सेंटर से ये वाला पॉइंट P जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स? स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P प्लेस्ड है और इस P पॉइंट पर ही अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो इसकी थ्योरी होगी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस पॉइंट के बारे में हमने लिखा। क्या लिखा है देखिए, कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द शेल विच इज प्लेस्ड। अब ये वाला पॉइंट जो है वो कहां से? इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो वही हमने लिखा है r। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा कि कंडक्टर, इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस r है और जो हमारा पॉइंट P है इसके सेंटर से r, तो ये वाला जो स्मॉल r है इस कंडीशन में क्या होगा? इस कि रेडियस से बड़ा होगा। तो वही हमने यहां पर ब्रैकेट में शो किया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए गॉस थ्योरम की हम लोगों को सारी कंडीशंस यानी सारे स्टेप्स में इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में? तो गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हमारे पास में फर्स्ट स्टेप क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को इसके चारों तरफ क्या कंसीडर करना होगा? एक शेल कंसीडर करना होगा या फिर एक सरफेस कंसीडर करना होगी, और वो सरफेस इस तरीके से कंसीडर करना होगी कि थीटा बार बार चेंज ना हो। अगर थीटा बहुत बार चेंज हो रहा, हर पॉइंट पर थीटा चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब है कि हमने वो जो सरफेस कंसीडर करी है वो रॉन्ग सरफेस कंसीडर करी है। तो चलिए अब इसके चारों तरफ मैं एक सरफेस बनाता हूं, ठीक है, और वो सरफेस को आप देखते जाइएगा।
तो इसके चारों ओर हमने एक सरफेस कंसीडर करी, दैट सरफेस इज दिस। तो देखते जाइएगा स्टूडेंट्स, ये हमने इसके चारों तरफ एक सरफेस कंसीडर करी है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये सरफेस हमने कंसीडर करी, मतलब एक स्फेरिकल शेल है और शेल से इस पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी, ठीक है, ये एक शेल है और इसके इस पॉइंट पर r डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने एक और इसके चारों तरफ, इसके अराउंड हमने एक सेल कंसीडर करा, फिर से एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करा जो कि कैसा बिहेव करेगा, क्लोज्ड सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और दिस क्लोज सरफेस वर्क एज अ गॉसियन सरफेस। ये सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस बन जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। अब यहां पर चीजों को देखते जाइएगा कि सर इस सरफेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सर अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें या किसी भी शेल की बात करें, जैसे कि हमारे पास में एक शेल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इससे इधर ऐसे निकलेगा, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकलते रहता है। सभी को इतना समझ में आता है, ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज या जनरेट ऑन टू पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी डायरेक्शन को थोड़ा सा जस्ट पीछे बढ़ाता हूं, तो पीछे बढ़ाऊंगा तो हम लोगों को कैसा इमेजिन होगा, हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सारा का सारा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं सेंटर से, ठीक है। चलिए इसे और आगे मैं डिस्कस करके बताऊंगा, चीजें समझते जाइएगा, इजीली समझ में आएगी। नाउ तो स्टूडेंट्स, अब हमें इस सरफेस के बारे में कंसीडर करना होगा, ठीक है। उससे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में, तो ये होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, इसी पर हम छोटा सा एक एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी सरफेस कंसीडर करी जिसका एरिया वेक्टर ds इसी डायरेक्शन में होगा, और यहां पर हमें एंगल कितना पता चल रहा है कि वो एंगल 0 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी 0 डिग्री होगा, सेल्सियस निकल गया, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल होगा, और 0 डिग्री का एंगल होगा, और यहां पर हम इसके किसी भी पॉइंट पर अगर यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पर भी 0 डिग्री का बनेगा सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर यहां पर जो एंगल होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो हर एक पॉइंट पर सिमिलरली होगा, और वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में ये जो सरफेस है ये बिहेव करेगी लाइक अ गॉसियन सरफेस। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी थ्योरी को लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं इसकी थ्योरी को। तो हमने इस सेल के बारे में लिख लिया। क्या लिखा है स्टूडेंट, इमेजिन अ शेल, एक सेल हम इमेजिन करते हैं, अ शेल, ठीक है। इमेजिन अ शेल अराउंड द कंडक्टिंग शेल हैविंग रेडियस, इस छोटे वाले इस आउटर वाले शेल की रेडियस कैपिटल आर है। दिस क्लोज्ड सरफेस वर्क एज गॉसियन सरफेस, ये जो पूरी की पूरी बंद सरफेस है, बंद पृष्ठ है, ये गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी पास में गॉस थ्योरम को एप्लीकेबल या गॉस थ्योरम अप्लाई करने की फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं, स्टेप सेकंड। अच्छा, अब स्टेप सेकंड क्या होती है स्टूडेंट, तो स्टेप सेकंड होती है कि इस पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है हमको। तो नाउ स्टूडेंट्स करते हैं, अब इस पूरी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, चलिए उसे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ds सरफेस। अच्छा, ये ds सरफेस कौन सी है, ये बिल्कुल ये छोटी सी, इस छोटी सी सरफेस
से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना लिंक होगा, कितना जुड़ेगा, तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, हमें करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, अभी इंटीग्रेशन वाले टर्म को मैं हटाता हूं, सिर्फ इसको लिखता हूं ई डी एस और यहां पर कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका है, इस छोटे से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्यों निकलेगा, बहुत छोटा सा, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय डी फाई। तो डी फाई यानी बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से सरफेस से निकलेगा। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, E इंटू एरिया वेक्टर, और यहां पर इसका एरिया अपन ने ds कंसीडर करा है, तो ds, और cos थीटा यहां पर क्या है, E और ds के बीच का एंगल, जो कि यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को कितना रिप्रेजेंट है, 0। अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी अगले स्टेप्स में मैं इसे हटा सकता हूं, यानी सिर्फ मैं लिख सकता हूं EDS, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सरफेस। अब होल सरफेस का मतलब समझिएगा कि पूरी इस कंप्लीट सरफेस की वजह से, इस पूरे कंप्लीट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मान लिया टोटल सरफेस से निकलने वाला फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नाउ अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना होगा, और कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, अब यहां पर भी समझिएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मीनिंग यहां पर क्या है कि देखिए हमारे पास में एक शेल है, इसका एक छोटा सा पार्ट अपन ने यहां पर एरिया वेक्टर कंसीडर करा, एक छोटा सा ds, फिर ds, इस तरह से सब दूर को ds, और इस सब को इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक साथ देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सर यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगी सेम, यानी इंटीग्रेशन ds, और वो हमें यहां पर बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही हम इन सारी छोटी छोटी सरफेसेस को अगर हम सारे को इकट्ठा कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हमें क्या देगा, तो वो हमें इस पूरे स्फेरिकल सरफेस की आउटर सरफेस देगा, और जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होगा स्टूडेंट, तो वो होगा 4πr²। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइए, जो कैपिटल R है वो अंदर वाले, जबकि हमने इस वाले सरफेस को इंटीग्रेट किया है, तो यहां पर इसकी रेडियस कौन सी है, ये स्मॉल r। तो यहां पर इस पूरे इंटीग्रेशन ds की जगह हम पुट कर सकते हैं 4π और स्मॉल r²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास में स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में हमने गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट किया, स्टेप सेकंड में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड स्टेप्स। अब थर्ड स्टेप्स को समझने के लिए मैं ये ड्रॉ को ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए स्टूडेंट, तो ये दो स्टेप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई थी। नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास में क्या होती है, स्टेप थर्ड। तो थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है उस सबको हम कैलकुलेट करते हैं, उस सबको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो टोटल चार्ज हम इसके ऊपर कितना कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट, कि वो टोटल चार्ज है दैट इज Q, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे सर, जितना का जितना चार्ज इस सेल के ऊपर है वो सारा का सारा ही तो इसके अंदर है, अलग से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब सर इसके अंदर टोटल चार्ज, अगर मैंने इसके ऊपर Q चार्ज दिया है तो इस सरफेस के अंदर भी कौन सा चार्ज होगा,
वो होगा Q चार्ज। क्लियर? बहुत बढ़िया। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होती है स्टूडेंट? तो स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे, किस चीज को कैलकुलेट करेंगे, या हम अप्लाई करेंगे गॉसियन थ्योरम, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अच्छा, अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या होती है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब बस स्टूडेंट लगभग हमारा काम हो चुका है। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करा विथ फॉर्मूला, और वो क्या आया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E4 पाई R स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी दोनों ही जगह अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बार गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम से, और एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया उसकी फॉर्मूला से। तो अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम यहां लिख लेते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, या फाई की जगह पे हम पिछला वाला फॉर्मूला यानी 4 पाई R स्क्वायर पुट कर सकते हैं। यहां पर चार्ज कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बस ये पूरा पार्ट है, E कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे जाने पहचाने रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका जाना पहचाना तरीका क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। बोले सर, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था स्टूडेंट्स? बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था। इसका मतलब यहां पर समझिएगा, और डिस्टेंस यहां पर कितनी है? डिस्टेंस यहां पर कितनी है? तो वो डिस्टेंस है R। ठीक है, ये वाली। इसका मतलब क्या है कि सर, ये वाला जैसे ही हमने ये पूरा हिस्सा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, तो इससे पता चला कि सर, इस पूरे को हम इस पूरे हिस्से को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। बोले सर, कैसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं? कि ये पूरा जो स्फेरिकल, ये जो अंदर वाला स्फेरिकल है, हम सारा का सारा चार्ज कहां कंसीडर कर सकते हैं? उसके सेंटर पे, ये पूरा, और पूरे सेंटर पे इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो चार्ज कितना है? प्लस Q, ये वाला, जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इसके सारे के सारे चार्ज को हम कहां कंसीडर कर रहे हैं? इसके सेंटर पे। अच्छा, फिर उसके बाद में एक ये वाला पॉइंट है, यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? R, और इस पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो कितना आता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर, ये जो शेल है ये कैसे बिहेव करेगा? दिस शेल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, और सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां कंसीडर करेंगे हम? उस शेल के सेंटर पे। तो कभी भी इस तरीके का एक टॉपिक आ जाता है कि हमारे पास में एक शेल है, शेल के ऊपर चार्ज है, तो हम उसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज से। तो इस पूरे हिस्से से हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पता चला, और वो फिनोमिना को अब मैं यहां पर लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमने इस फॉर्मूले को देख के जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस सेल, कोई जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेल के आउटसाइड अपन कंसीडर करेंगे तो कैसे बिहेव करेगा? लाइक अ पॉइंट चार्ज, एंड होल चार्ज, जितना का जितना चार्ज है हम कंसीडर करेंगे कहां पर? एट द सेंटर ऑफ द शेल, और फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये तरीका सभी को समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब आगे ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहां कैलकुलेट करा? आउटसाइड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन दी सरफेस। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं फिर से वही चीज कि हमारे पास में क्या है, एक सरफेस हमने कंसीडर करी है, ये वाली। इस सरफेस की रेडियस इस बार कितनी है? तो बिल्कुल
स्टूडेंट इस सरफेस की रेडियस फिर से लास्ट टाइम की तरह r है। इसके ऊपर पूरा का पूरा कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और वो चार्ज डेंसिटी है दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर? चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं, तो ध्यान से सारी चीजों को देखते जाइएगा। अगर हम सारे के सारे गॉसियन सरफेस इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, तो फिर से वही 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इस बार पॉइंट क्या है, पॉइंट प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस। ठीक है, इस बार हमारे पास में ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, वो यहां कहीं मान लेता हूं मैं, और इसकी सरफेस पे। अच्छा, सरफेस पर है तो यहां से यहां तक की ये वाली रेडियस कितनी होगी, तो ये रेडियस R। ठीक है, अच्छा इस केस में आप लोग देख पा रहे हो कि सर कैपिटल R और स्मॉल r इस केस में दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तब ही तो पॉइंट सरफेस पे पहुंचेगा। अब सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, तो अब यहां पर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स गॉसियन सरफेस हमारे पास में क्या होगी, तो गॉसियन सरफेस को भी यानी एक ऐसी सरफेस जो जस्ट इसके ऊपर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इस बार गॉसियन सरफेस, इस पूरे सरफेस को ही घेरे ऊपर ने गॉसियन सरफेस मान लिया है। ठीक है, पॉइंट उसके ऊपर है तो उसके ऊपर की तरफ अपन ने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करा। ठीक है, तो चलिए स्टेप फर्स्ट को फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में हमें किसको, गॉसियन सरफेस को बताना पड़ता है। ठीक है, तो इमेजिन अ स्फेरिकल तो स्टूडेंट्स ये हमने अब इसके बारे में लिख लिया। इमेजिन अ स्फेरिकल शेल, अराउंड दिस शेल हैविंग रेडियस r, और r कैसा है इस केस में, r और कैपिटल R दोनों, यानी अंदर वाले शेल और बाहर वाले शेल दोनों की रेडियस सेम है। दिस सरफेस वर्क एज क्लोज्ड सरफेस, और मैं बार बार कह चुका हूं कि गॉसियन सरफेस वर्क एज अ क्लोज्ड सरफेस, उसी के ऊपर काम करती है। नाउ सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप सेकेंड में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का वही वाला तरीका कि हमने यहां पर एक छोटी सी एक सरफेस मान ली ds। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मींस E इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मैं बार बार बता चुका हूं कि हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे सर मुझे इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो ये रहा बाहर की तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, इस सरफेस का ये रहा। तो इसी तरीके से यहां का एरिया वेक्टर इधर आएगा, अगर इधर रखूंगा तो इधर, ऐसे ऐसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी चेंज होते जाएगी। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये वाला होगा, और ds। अच्छा, यहां पर भी अभी फिर से थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है हमको, 0। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ds सरफेस। इस छोटे से ds सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, तो उसे लिंक करने के लिए ध्यान से अब देखते जाइएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, d फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा। अच्छा, अब हम फिर से यहां पर जानते हैं कि थीटा कितना है, यहां पर 0, तो cos 0 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, यानी मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा E ds। अब हम कैलकुलेट करते हैं फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सरफेस, पूरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर क्या करना होगा हमें, इसका ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेट करना होगा। अब फिर से यहां पर देखते जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और यहां पर इस बार
ये वाला हिस्सा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ds ये किसके इक्वल होगा? तो इस बार ये फिर से सरफेस एरिया, लेकिन वो सरफेस एरिया इस बार 4πr² होगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर जो स्मॉल r है वही कैपिटल R के इक्वल है, तो इसलिए यहां पर इस बार इस सरफेस का एरिया, ठीक है, इस सरफेस का हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4πr² होता है, बट यहां पर r इसकी एक्चुअली शेल की रेडियस के इक्वल है, तो वो रख दिया हमने। यहां पर रख देंगे तो 4πr²। फिर से स्टेप नंबर 3। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में हम टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इनसाइड दी सरफेस। अच्छा, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, तो वो टोटल चार्ज फिर से हमको स्टूडेंट्स कितना देखने को मिलेगा? वो क्यों कि भैया इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है सर, इसके ऊपर अगर अपन देखेंगे तो ये सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर अपन ने सरफेस बनाई है, तो सारा का सारा चार्ज अभी भी कितना है? जितना उस कंडक्टिंग शेल के ऊपर था। तो कंडक्टिंग शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, तो हम टोटल चार्ज भी कितना कंसीडर करेंगे? क्यू। नाउ स्टेप 4 में हम अप्लाई करते हैं, स्टेप 4 में अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अच्छा, जैसे ही गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 बार कैलकुलेट करा, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। दोनों इक्वेशंस में देखते जाइएगा, इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला हिस्सा भी एक दूसरे को इक्वल होगा। तो चलिए करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर कितना होगा? E 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 4πr² एप्सिलॉन। नाउ स्टूडेंट्स इसे जाने पहचाने फॉर्म में लिखें, तो 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। फिर से सर ये तो वही आया, तो अभी हाल हम इसको देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन शेल के तरफ देखेंगे उसके, तो सारा का सारा चार्ज फिर से हम कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे? उसके सेंटर पे। इस बार सारा का सारा चार्ज यहां पर है, यहां से इतने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कोई पॉइंट चार्ज वाला निकाल लेते, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये होगा सरफेस के ऊपर। अच्छा, सरफेस से बाहर हमने क्या करा था? तो सरफेस से बाहर यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रही थी, तो रेडियस चेंज हो रही थी, डिस्टेंस चेंज हो रही थी, तो वो डिस्टेंस r, स्मॉल r था वहां पे। नाउ स्टूडेंट्स अब इसका थर्ड स्टेप, मतलब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मतलब क्या है कि इस बार जो चार्ज है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले केस पे। अगला केस क्या है हमारे पास में स्टूडेंट? तो अगला केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो स्टूडेंट्स अब शेल के अंदर, तो सबसे पहले फिर से वही अपन शेल बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा का सारा शेल बनाया, तो इसके ऊपर फिर से अभी हाल हम देख चुके हैं कि कौन सा चार्ज होगा, तो वो होगा पॉजिटिव, ये वाला। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एक जैसा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ठीक है। इस बार हमारे पास एक पॉइंट कहां पर है? इसके अंदर, यहां पर। अच्छा, अब जैसे यहां पर है, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट। इस बार ये शेल की रेडियस हम हर बार की तरह कैपिटल R, और इस बार ये जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? ये है स्मॉल r डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी थ्योरी, ठीक है, छोटी सी थ्योरी क्या है? पॉइंट inside the
shell from r distance to the center of shell. शेल से कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर. नाउ स्टूडेंट्स, अब इसे बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है, फिर से वही चीज कि हम यहां पर एक सरफेस कंसीडर करते हैं. अब इस बार ये सरफेस कहां पर होगी? तो बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये सरफेस इस बार होगी इसके अंदर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बार ये सरफेस अंदर की तरफ है. ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझिएगा कि सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे होगा, इसे कैसे समझेंगे? तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स. तो यहां पर देखिए, हम 4 स्टेप्स में क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं. 4 स्टेप्स में सबसे पहला एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, अच्छा, एक इस केस में याद रखिएगा कि ये जो r डिस्टेंस है इस बार ये छोटी है इस डिस्टेंस से. ठीक है, अच्छा, स्टेप फर्स्ट, गॉसियन सरफेस इमेजिन करें. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने गॉसियन सरफेस के बारे में लिखा. क्या लिखा? इमेजिन अ शेल इनसाइड द कंडक्टिंग शेल. इस बार एक शेल कंसीडर कर रहे हैं, इस शेल के अंदर हैविंग रेडियस. अब इसकी रेडियस हर बार की तरह स्मॉल r है, लेकिन इस बार इस रेडियस स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से इस बार छोटा है. ठीक है, तो वो कंडीशन लिख ली. दिस सरफेस वर्क एज गॉसियन सरफेस. नाउ सेकंड हम स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो यहां पर मैं सेकंड स्टेप ना करके सीधे में ना सेकंड स्टेप कर रहा हूं ना. ठीक है, मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूं स्टेप नंबर 3. क्यों कर रहा हूं? तो ध्यान से देखते जाइएगा. मैं स्टेप नंबर 2 को नहीं लिख रहा हूं यहां पर, स्टेप नंबर 2 की जगह स्टेप नंबर 3 को. अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या होती थी कि हम कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड दी शेल. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सेल के अंदर टोटल चार्ज को कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब यहां पर इमेजिन कीजिए सर वो टोटल चार्ज कितना होगा. तो वो टोटल चार्ज सोचिए कि सर सारा का सारा चार्ज तो इस बार आउटसाइड में है, इनसाइड क्या कोई भी चार्ज होगा? तो यहां पर हम लोगों को पता चला नहीं सर इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, 0. इसका मतलब सोचिए कि हम ऐसी प्लेस की बात कर रहे हैं जहां पर चार्ज ही नहीं है. अगर चार्ज ही नहीं है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा. इसका मतलब इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी आएगी? 0. देखिए, इसे हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर इसके शेल के यहां पर है. अच्छा, अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इधर से निकल रही है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे. अच्छा, अब सोचिए क्या सर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन क्या इनसाइड अंदर की तरफ निकलती है? तो देखिए, सोचिए कि अगर अंदर की तरफ निकल रही होती तो ये लाइन इधर से ऐसी निकल रही, ये इधर से ऐसी, ये इधर से ऐसी. अच्छा, अब सारी लाइंस अगर इधर से इस डायरेक्शन में ऐसी निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये आगे जाके एक दूसरे को कट करेगी. और हम इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ अगर निकलेगा, मान लेते हैं अगर निकलेगा, तो ये इसको कट करके हो जाना चाहिए. तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है. ठीक है, यानी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है.
ठीक है, इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। तो स्टूडेंट्स यहां से एक बहुत अच्छे से बात पता चली कि जैसे अपन एक कंडक्टिंग शेल है तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ होता है, शेल के ऊपर तक हाँ होता है, लेकिन शेल के इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये हमने देखा। चलिए अब इसका एक फाइनल कंक्लूजन वाला हिस्सा और करते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा। अब स्टूडेंट्स इसे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं कि ये हमारे पास में एक कंडक्टिंग शेल है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर कंडक्टिंग शेल है तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी रेडियस यहां से लेकर यहां तक की रेडियस अपन r मान रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बारे में वही हिस्से को देखते जाइएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन थोड़ा सा एक्सिस के फॉर्म में इसे करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने एक बनी और फिर एक लाइन मैंने इस एक्सिस पे ऐसी बनाई। अब ध्यान से इस सारे फिनोमिनास को, सारे हिस्से को अच्छी तरीके से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा यहां पर मैं और इसमें थोड़ा सा सेक्शन कर दूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चीजों को अब समझिएगा, चीजों को बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा कि सबसे पहले अगर अपन सेंटर से शुरुआत करते हैं, सेंटर से अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। भाई अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 0 0। इसका मतलब अगर मैं अंदर यहां पर हूं, यहां पर हूं, यहां पर इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। और ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, मतलब डिस्टेंस को शो कर रहा है, और वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये किसको शो कर रहा है, स्मॉल r को। ठीक है, चलिए तो हमने देखा कि सर इस पूरे पॉइंट पर जब तक अंदर की तरफ है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी है, 0। ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं। ये बिल्कुल इस तरह से होनी है, 0। ठीक है, फिर जैसे ही हम सरफेस पे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, इस जैसे हम सरफेस पे बढ़ते थे तो सरफेस का फॉर्मूला क्या आता था, तो सरफेस का फॉर्मूला आया था कि सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब यहां पर जैसे हम सरफेस पर आएंगे तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पोजीशन पर, ठीक है, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो है 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे ही हम सरफेस के बाहर जाते हैं, आउटसाइड, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/4πε0 Q/r²। और हम जानते हैं कि देखिए इसके बीच में रेडियस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रेसिप्रोकल का फॉर्मूला, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अब आगे चल करके इनके बीच का रिलेशनशिप जो होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है, ये ऐसे करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ते जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इस तरीके से ग्राफ यहां पर कम होते हुए दिख रहा है। नाउ इस तरफ भी जाएंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर तो वही है, जैसे ही हम यहां पर पहुंचे तो आउटसाइड ही होगा, और आउटसाइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही होगी, कितनी, 1/4πε0। बाहर, यहां पर भी हम बाहर ही निकल गए। अच्छा, जैसे ही बाहर निकल गए तो यहां पर इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये था रिप्रेजेंटेशन, यानी एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, अगर हम बाहर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इतना, जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी, बढ़ते 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 सरफेस पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सरफेस पर मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के अंदर घुसेंगे तो सरफेस के अंदर घुसते ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यहां पर सरफेस के ऊपर
सरफेस के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर हम जैसे ही इस डायरेक्शन से जैसे ही हम वापस सरफेस पे पहुंचेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही आगे जाएंगे तो हम इस सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। इतना हिस्सा समझ में आया। तो ये हमने आज की क्लास में जितना भी हिस्सा पढ़ा उसको कंक्लूजन करा। अच्छा, अब इससे हम फायदा पहुंचाते, इससे हम कुछ फायदा उठाते हैं। और इससे क्या फायदा उठाते हैं, तो इससे हम फायदा उठाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब शील्डिंग मतलब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर पानी बरस रहा है, ठीक है, तो पानी बरस रहा है, अब मुझे अपने ऊपर अपने आप को कवर करना है, शील्ड करना है। तो हम क्या करते हैं कि सर जैसे ही अगर पानी बरस रहा है इस तरह से, तो पानी बरस रहा है तो अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इस तरीके से क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम एक छाता यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये छाता यूज कर लिया। अच्छा, जैसे छाता यूज करा तो अब क्या ये छाता पानी को बंद करता है, नहीं, ये उसकी डायरेक्शंस को बदल देता है, पानी की डायरेक्शंस को बदल दिया। तो ये हम क्या बोलेंगे कि हमने पानी से बचने के लिए शील्डिंग करा। तो इसी तरीके से क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए शील्डिंग कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमको एक चीज पता है, जैसे अब हमारी एक कार है, ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट, कि एक ऐसा मौसम है और उस मौसम में, ठीक है, आप कहीं पर जा रहे थे, ठीक है, आप कहीं पर जा रहे थे, अब जा रहे थे, आप कार में बैठे हो, आपकी कार रास्ते में खराब हो गई और आपको दिख रहा है कि यार आसमान से बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आसमान से बिजली कड़क रही है तो आप क्या सुरक्षित रहने के लिए क्या अपनी कार से बाहर निकलोगे? तो स्टूडेंट समझिएगा कि यही वाली कार जो है वो इस तरीके से एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगी। अब स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगी तो सारा का सारा, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अगर गिरी भी तो सारा का सारा चार्ज जो होगा उसकी आउटर बाउंड्री से होते हुए अर्थ में चले जाएगा, जबकि अंदर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब अंदर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसका मतलब ये कार आप लोगों को आसमान की बिजली से बचाने के लिए एक सबसे बढ़िया चीज बन जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, जैसे आपने अभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उस इमारत को भी बनाया। अब जैसे ही हमने उस इमारत को बनाया तो बनाने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि सर उस इमारत के ऊपर कुछ इस तरीके का एक टावर छोड़ा जाता है, ठीक है, हर एक ऊंची इमारत के ऊपर इस तरीके से एक टावर छोड़ा जाता है, ठीक है, और ये मेटल का होता है। उसका रीजन क्या है कि यहां से ये करा और फिर इस मेटल से कनेक्शन लेते हुए और थोड़े से मेटल के वायर को इसके आउटर से लेकर के अर्थ में पहुंचा देते, अर्थिंग दे देते, जिससे अगर आसमान की बिजली इसके ऊपर गिरी तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक शील्डिंग की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करेगी, लाइक स्फेरिकल कंडक्टर। और यहां पर जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे लोग होंगे वो इसके इनसाइड में होंगे तो सारा चार्ज इससे पास होके अर्थ में चले जाएगा। अब अर्थ में चले जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, काफी हद तक क्या हमेशा ही जो लोग हैं तो वो इससे बच जाते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स हमारे घर पर भी होता है। हमारे घर पर भी कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हो और आपके घर पे बिजली गिर गई, आपको पता भी नहीं चला। तो इसको समझिएगा कैसे, कि जैसे हम हमारे घर पे, अब हमारे घर में आपने देखा होगा ना कि हमने कॉलम खड़े करे, कॉलम के अंदर मेटल के सरिये हैं, ठीक है, आयरन के, फिर हमारी छत के ऊपर भी पूरा सरिये से बंधा हुआ है। तो क्या होता है, ये घर हमारे लिए बिजली से भी बचाता है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी करता है, ठीक है। इसी तरीके से आसमान में उड़ रहा है एरोप्लेन, तो भाई आसमान में अक्सर आपने देखा होगा ना कि सर आसमान में अगर कोई एरोप्लेन इस तरह से उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो सर इसके ऊपर ये तो पूरा मेटल एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, तो ये भी बिल्कुल जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इधर आई और दूसरे हिस्से से निकल जाती है, सारा आउटर से होके दूसरे हिस्से से नीचे निकल जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक से हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी से बचना है तो मुझे अपने चारों तरफ
एक कंडक्टिंग शील्ड बनाना होगी और उसके अंदर अगर हमें हो तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई टेंशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी के झटके मुझे बिल्कुल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। एक और हमारे पास में गॉस सरफेस का एक और एप्लीकेशन बचा है। आज अपन ने कंडक्टिंग शेल का पढ़ा, कल हम सर नॉन कंडक्टिंग शेल होगा तो जैसे एक लकड़ी का शेल होगा तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कैसी लग रही है आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।